ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कोविड-19 महामारी के बाद देश के नाम प्रधानमंत्री का यह छठा संबोधन होगा। केंद्र ने अनलॉक के दूसरे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए। 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। केंद्र सरकार ने टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप को देश की संप्रभुता, एकता और रक्षा के लिए खतरा बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगाया। और बिहार में पहली बार कोरोना के कारण पटना के पालीगंज में एक दूल्हे की हुई मौत, 111 बाराती हुए संक्रमित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अनलॉक 2 के दिशा निर्देशों के बारे में गृह मंत्रालय की घोषणा के बाद ट्वीट में ये जानकारी दी। कोविड-19 महामारी के बाद से राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का यह छठा संबोधन होगा। श्री मोदी का पिछला संबोधन 12 मई को हुआ था, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन के असर से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से अनलॉक चरण में अधिक सतर्कता बरतने का आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए संक्रमण क्षेत्र से बाहर के इलाकों में और अधिक छूट की अनुमति दी है। नए दिशा निर्देश 1 जुलाई से प्रभावी होंगे और इनमें कई कार्य चरणबद्ध तरीके से दोबारा शुरू करने की बात कही गई है। इसके अनुसार संक्रमण वाले क्षेत्रों में पूर्णबंदी को 31 जुलाई तक सख्ती से लागू किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश राज्यों से प्राप्त सुझावों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के साथ परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं। इनके अनुसार मेट्रो रेल सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल और ऐसी अन्य जगहें बंद रहेंगी। विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का फैसला किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से खुल सकेंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इसकी मानक प्रक्रिया अलग से जारी करेगा। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक तथा अधिक भीड़भाड़ वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। संक्रमण क्षेत्र से बाहर के इलाकों में बाकी सभी कार्य किए जा सकेंगे। अब रात का कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के लिए लागू होगा। जिन औद्योगिक इकाइयों में शिफ्टों में काम होता है, उनके लिए भी रात्रिकालीन कर्फ्यू में ढील दी गई है। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आवाजाही, सामानों की लदाई और उन्हें उतारने के अलावा बसों, रेलगाड़ियों और हवाई जहाजों में आने वाले लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भी कर्फ्यू में ढील दी गई है। घरेलू विमान सेवा और यात्री रेलगाड़ियों के सीमित संचालन की अनुमति पहले से ही है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सीमित अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध रहेगी। दिशा निर्देश के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को संक्रमित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से इंगित करना होगा, ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। ऐसे क्षेत्र में केवल आवश्यक कार्यों की ही अनुमति होगी। एक रिपोर्ट। अनलॉक 2 के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश परिस्थितियों का आकलन कर कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों पर जरूरत के अनुसार प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि राज्यों के अंदर और बाहर लोगों के आवागमन और वस्तुओं के आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की गतिविधियों के लिए किसी तरह की अनुमति या ई परमिट की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा कोविड-19 के प्रबंधन के संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देश का अनुपालन जारी रहेगा, ताकि सामाजिक दूरी सुनिश्चित हो सके। दुकानों में ग्राहकों के बीच सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करना होगा। राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी गृह मंत्रालय द्वारा की जाएगी। वहीं 65 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों, अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य और आवश्यक जरूरतों के अलावा घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की भी बात कही गई है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार ने टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप को देश की संप्रभुता, एकता और रक्षा के लिए खतरा बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें से अधिकतर चीनी मोबाइल ऐप हैं। सरकार ने जिन ऐप पर प्रतिबंध लगाया है, उसमें टिकटॉक, शेयर इट, वी चैट, MI वीडियो कॉल समेत अन्य शामिल हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा है कि ये ऐप देश की संप्रभुता, एकता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के प्रति पूर्वाग्रहग्रस्त हैं। आईटी मंत्रालय ने जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं। इन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऐप उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर उन्हें गुपचुप तरीके से देश के बाहर स्थित सर्वर को भेजते हैं। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इन दुर्भावनापूर्ण ऐप पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के रिकॉर्ड 394 मामलों की पुष्टि हुई है। एक दिन में सामने आए संक्रमण की यह सबसे बड़ी संख्या है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,618 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 223 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 7,379 हो गई है। प्रदेश में इस वैश्विक महामारी से अब तक 63 लोगों की मौत हो चुकी है। कल सबसे अधिक 109 नये मामले पटना से सामने आए हैं। इस बीच कोविड-19 संक्रमण के कारण बिहार के पालीगंज में एक दूल्हे की मौत हो गई है। वह पिछले दिनों गुरुग्राम से लौटा था और बीमार चल रहा था। बिहार में कोरोना के कारण दूल्हे की मौत का यह पहला मामला है। इसी शादी समारोह में शामिल हुए 111 लोगों में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। इधर पटना की सबसे बड़ी दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड में संक्रमण के नये मामले सामने आने के बाद बाजार को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं पटना एम्स के एक लैब टेक्नीशियन के संक्रमित पाये जाने के बाद यहां कोविड-19 की जांच 24 घंटे के लिए रोक दी गई है। दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए फुलवारीशरीफ स्थित महावीर कैंसर संस्थान प्रबंधन ने 5 जुलाई तक ओपीडी बंद रखने का फैसला किया है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि प्रदेश में सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण वाले 9% लोगों में ही कोविड-19 की पुष्टि हुई है। विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि जून महीने में ऐसे लक्षण वाले 3,558 लोगों की सैंपल की जांच हुई, जिसमें 323 पॉजिटिव मिले। वहीं बिना लक्षण वाले लोगों के नमूनों में 4% पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसके अलावा बाहर से लौटे 7% लोग इस महीने में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में प्रतिदिन कोविड-19 के 15,000 नमूनों की जांच करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए ऑक्सीजन समेत सभी आवश्यक सुविधाओं की तैयारी पूरी करने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने पूल टेस्टिंग में केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का 100% पालन करने को भी कहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र और पूरे प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। गंगा, कोसी, बागमती, महानंदा, लखनदेई, परमान, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। मधुबनी के लदनिया में डायवर्जन पर गागन नदी का पानी चढ़ने से राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 104 पर आवागमन बंद हो गया है। सीतामढ़ी में लखनदेई नदी का पानी रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया है। कोसी नदी का पानी दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में फैलने लगा है। वहीं कटिहार में महानंदा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। जिले के कदवा में सोनेली चांदपुर रोड पर डायवर्जन के बह जाने से दर्जनों गांव का प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है। सुपौल के कुनौली में खारो नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण सैकड़ों एकड़ में लगी फसल डूब गई है। पूर्णिया और अररिया में परमान, बकरा, दास, कनकई और महानंदा समेत कई अन्य छोटी नदियां उफान पर हैं। क्षेत्र के 12 से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। शिवहर में बागमती नदी की तेज धारा से दोस्तिया गांव के पास कटाव शुरू हो गया है। वहीं मुजफ्फरपुर में 2 दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इधर सुपौल के भीमनगर बराज से कोसी नदी में कल 1,12,325 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं वाल्मीकिनगर बराज से लगभग 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस बीच पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के सिसानी गांव में कछुआ मोतिया नदी पार करने के क्रम में 2 बच्चे नदी की तेज धारा में बह गए। अररिया के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 लोगों के डूबने की खबर है। गोताखोरों की मदद से लापता लोगों की खोज जारी है।
मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के दक्षिण हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अन्य हिस्सों में बादल छाये रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि ट्रफ लाइन हिमालय की तराई क्षेत्र से निकलकर दक्षिण बिहार होते हुए झारखंड की ओर जा रही है, जिस कारण उत्तर बिहार में लगातार 5 दिनों से हो रही बारिश का सिलसिला अब थम जाएगा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनने से गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली और आसपास के हिस्सों में कई स्थानों पर बारिश होगी। इस बीच मौसम विभाग ने गोपालगंज, सीवान, मुजफ्फरपुर, शिवहर और दरभंगा जिले के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। टिड्डी दल के हमले की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग ने 20 जिलों को अलर्ट पर रखा है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भोजपुर, पटना, नवादा, जहानाबाद, अरवल, नालंदा और नवादा सहित अन्य जिले को अलर्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग की तत्परता से बड़ी संख्या में टिड्डियों को मार दिया गया है। उन्होंने बताया कि टिड्डी दल से हुए नुकसान के आकलन में अधिकारी जुटे हुए हैं। पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा बिहार मानवाधिकार आयोग के नये अध्यक्ष होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी। इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। दारोगा बहाली के लिए मुख्य परीक्षा 23 अगस्त को होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। पहले यह परीक्षा 26 अप्रैल को होने वाली थी। बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राजौरा में अपराधियों ने गोली मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी। पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरकहिया धांगड़ टोली के पास एक वैन और ऑटो रिक्शा के बीच हुई टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं रोहतास जिले के तिलौथू थाना क्षेत्र अंतर्गत एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। भागलपुर जिले के बाबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मुगलपुरा मोहल्ले में पुलिस ने कुख्यात टिंकू मियां गिरोह के 4 सदस्यों को 12 बम और 3 पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने केंद्र सरकार द्वारा चीन के मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने और अनलॉक 2 के दिशा निर्देशों की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, चीन से गतिरोध के बीच सरकार ने टिकटॉक समेत 59 ऐप को बैन किया। दैनिक जागरण ने लिखा है, अनलॉक 2 अभी बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। प्रभात खबर की सुर्खी है, देश में कोविड-19 वैक्सीन के मानव पर परीक्षण को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश को दैनिक भास्कर ने बड़ी खबर बनाते हुए लिखा है, हर दिन 15,000 सैंपल जांच की व्यवस्था करें। आज की सुर्खी है, भारी बारिश से पानी पानी हुआ बिहार। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, बिहार में घुसे जैश के 6 आतंकी, स्पेशल ब्रांच की सूचना पर राज्य की पुलिस अलर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कोविड-19 महामारी के बाद से देश के नाम प्रधानमंत्री का यह 6ठा संबोधन होगा। केंद्र ने अनलॉक के दूसरे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए। 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। केंद्र सरकार ने टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप को देश की संप्रभुता, एकता और रक्षा के लिए खतरा बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगाया। और बिहार में पहली बार कोरोना के कारण पटना के पालीगंज में एक दूल्हे की हुई मौत, 111 बाराती हुए संक्रमित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।